चलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया ना? कैसे चल रहा है रिवीजन? बरोबर चल रहा है? 2 दिन हो गए हमारे रिवीजन को, आज हमारा थर्ड डे है। मुझे कुछ कमेंट में बताओ कि कुछ चेंजेस करने हैं क्या, कुछ अगर सजेशंस हो आपके तो मुझे अच्छी तरह से बताओ। ठीक है ना? तो आज डे 3 हम लोग शुरू करते हैं। तो थर्ड डे में देखें आज का रिवीजन क्या है हमारा। तो जो डेली अकाउंट का पार्ट है वो डेली अकाउंट का पार्ट तो करना ही है, जिसमें हमारा फाइनल अकाउंट चल रहा था, उसमें इलस्ट्रेशन 5 और 6 आज हमें देखने हैं। और डेली स्टेटिस्टिक के पार्ट में आज हमें क्या देखना है। तो कल 2 दिन में हमने जो लेस्पेरियस स्पेशियस फिशर इंडेक्स नंबर की मेथड कंप्लीट की थी, आज हमें देखनी है वेटेज एवरेज की मेथड। ठीक है ना? वेटेज एवरेज की मेथड आज हम लोग समझेंगे कि जिसमें पहले इलस्ट्रेशन देखेंगे 11, 16, 21 और 24, उसमें 8th वाला क्वेश्चन, और एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन वेटेज एवरेज की, ये आज मेथड हम लोग समझे बाबा। और उसके अलावा जो हमारे रेगुलर सब्जेक्ट है उसमें ओसी का फर्स्ट चैप्टर हमें करना है, और इंग्लिश का 1, 2 और 3 चैप्टर्स करने टेक्स्ट बुक रीडिंग के। मैंने बताया था 2 दिन में इंग्लिश के एक दिन टेक्स्ट बुक रीडिंग करो और एक दिन उसके क्वेश्चन आंसर्स लर्न करो। टेक्स्ट बुक रीडिंग चैप्टर्स की इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस चैप्टर्स में से आपके अंदर के क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। ऐसे काफी क्वेश्चन है, तो जितनी टेक्स्ट बुक रीडिंग करोगे ना उतना बेटर है। बराबर? तो इंग्लिश में आज तीनों चैप्टर की टेक्स्ट बुक रीडिंग करो, कल वही तीनों चैप्टर्स के क्या करने हैं, हमें क्वेश्चन आंसर्स करने। और उसी के चैप्टर 1 उसमें ना मार्किंग के हिसाब से देखना उसी में कि जो मैंने फॉर्मेट लिखा है उसमें देखो फर्स्ट चैप्टर में से एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है और कौन से क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क के हैं, सिर्फ 3 मार्क के हैं, तो वो एक बार देखो आप लोग फॉर्मेट में, जो मैंने फॉर्मेट लिखवाया था। ठीक है ना? तो उसके अकॉर्डिंग देखो क्या क्या आने वाला है इस चैप्टर में, फिर उसके हिसाब से याद करो उसे। ठीक है? और इसके रिवीजन के वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है, तो उसका रिवीजन फटाफट से देख लेना। तो आज पहले हम लोग इससे शुरू करें ना कि अकाउंट का 5 और 6 हमें इलस्ट्रेशन करना है। तो चलो टेक्स्ट बुक साथ में रखो। देखो 5 और 6 हम लोग इलस्ट्रेशन शुरू करते हैं। पहले 5th वाला इलस्ट्रेशन देखें तो आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो। उसमें जैसे दिया हुआ है ना कि भाई शिव और शंकर वो दो पार्टनर्स हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है। ठीक है? ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट है, तो पहले एडजस्टमेंट देखते हैं। समझो, जैसे पहला एडजस्टमेंट दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इज 40,000 बट मार्केट वैल्यू ऑफ 20% लेस देन द बुक वैल्यू। क्या दिया हुआ है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक की वजह, सिर्फ क्लोजिंग दिया हुआ, वो क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का है पर उसकी मार्केट वैल्यू 20% लेस है बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू मतलब जो ये दिया हुआ है 40,000 उससे 20% कम है। तो हाँ, क्लोजिंग स्टॉक में एक ही रूल आता है जो हमने आगे भी समझा कि अगर वैल्यू कम हो रही हो तो कम जरूर करते, बढ़ती हो तो बढ़ाते नहीं है। तो यहाँ तो कम हो रही है ना, 20% कम हो रही है तो हाँ कम करेंगे। 40,000 में से 20% कम कर दो, कोई कहीं कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 40 में से 20% कम कर दो, कितना आ जाएगा? तो 8,000 कम होगा ना, 32,000 बचेगा हमारा। तो बस क्लोजिंग स्टॉक हमें 32,000 का लिखना है। कहाँ पे? तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखना है। बराबर? तो पहली एडजस्टमेंट में 32,000 का क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करो। फिर दूसरा अगर देखें तो दिया हुआ गुड्स वाज रिसीव्ड 1000 बट इनवॉइस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। भाई 1000 रुपए का सामान हमने खरीदा, मिल गया है, पर परचेस में लिखना रह गया है। ठीक है, लिखना रह गया तो लिख देंगे। परचेस में लिखना रह गया तो क्या किया जाएगा कि एक तो परचेस में प्लस होगा, ऊपर परचेस दिया गया होगा ना, तो हाँ देखो ऊपर परचेस एंड सेल है कि जिसमें डेबिट वाला परचेस हुआ हमारा 61,000 का। तो ये परचेस हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। ट्रेडिंग के डेबिट में जाके लिखेंगे परचेस 61,000 और उसमें प्लस करेंगे हम लोग कि ये 1,000 का गुड्स। ठीक है ना? अनरिकॉर्डेड परचेस। और ये जो परचेस में प्लस किया ना ट्रेडिंग अकाउंट में, उसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ देते हैं? तो दूसरा क्रेडिटर में लिखते हैं। परचेस की कोई भी इफेक्ट जाती है क्रेडिटर में, बराबर ना? तो सेकंड इफेक्ट क्रेडिटर में देना उसको, कहाँ? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। यहाँ क्रेडिटर्स होंगे हमारे पास, तो क्रेडिटर्स जैसे दिए हुआ आखिरी में ना, देखो कस्टमर और ट्रेडर्स करके लिखा हुआ है, डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है। तो कस्टमर्स वो हमारे डेप्टर्स हुए और ट्रेडर्स वो हमारे क्रेडिटर्स हुए। बराबर? तो यहाँ पर क्रेडिट वाली 16,000 है वो हमारे क्रेडिटर्स हैं। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखेंगे क्रेडिटर्स 16,000 के प्लस अनरिकॉर्डेड परचेस। परचेस में प्लस हुआ तो क्रेडिटर में भी प्लस आएगा वो, बराबर ना? उतने क्रेडिटर्स बढ़े ना हमने अगर उधार में खरीदा है तो। अरे बात ध्यान। तो ये सेकंड वाला एडजस्टमेंट ध्यान देना, परचेस में भी प्लस और क्रेडिटर में भी प्लस। फिर थर्ड में है कि 10% इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन कैपिटल, 5% इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्रॉइंग। हाँ, कि देखो 10% इंटरेस्ट है वो कैपिटल पे गिनना है और 5% ड्रॉइंग्स पे गिनना है। तो ऊपर कैपिटल और ड्रॉइंग दी गई है ना,
और उसका इंटरेस्ट कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, तो वो कैपिटल अकाउंट में लिखता है ना, कि अगर हम लोग कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं शिव और शंकर का, के कैपिटल अकाउंट के लिए अगर सपोज शॉर्ट में ही कैपिटल अकाउंट हम लोग तैयार करें, तो यहाँ कैपिटल हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखते हैं ना, शिव और शंकर सपोज दो पार्टनर्स हैं, तो पहले क्रेडिट साइड पे मेन कैपिटल लिख देते हैं हम लोग, क्या बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करके, कि भाई मेन कैपिटल कितनी दी गई है, तो 1 लाख और 1,20,000 की है, कि शिव की 1 लाख और शंकर की 1,20,000, और उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे ना, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, तो भाई कितना इंटरेस्ट देना है उसको, तो कैपिटल पे 5% नहीं 10% इंटरेस्ट है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5% ड्रॉइंग पे है, तो इस पे 10% अगर गिने तो 1 लाख के 10% 10,000 हो जाएंगे, और 1,20,000 के हो जाएंगे 12,000, ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दूसरी एंट्री कहाँ पर, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, यहाँ क्रेडिट साइड पे हमने लिखा, तो वैसे ही डेबिट साइड पे लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके। अरे बात समझ में, बराबर ना, ये हुआ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वैसे ही ड्राइंग पे भी देना है, तो देखो ऊपर ड्राइंग्स भी है ना साथ में ही, डेबिट वाली जो अमाउंट है वो हमारी ड्राइंग्स की अमाउंट, तो वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम ड्राइंग्स, कि भाई यहाँ दिए हुए हैं 10,000, 10,000 की ड्राइंग, और यहाँ पे 20,000 की ड्राइंग, बराबर ना, 10 एंड 20,000 की ड्राइंग्स हुई, और उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देंगे, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% देना है, तो 10,000 के 5% गिनो तो वो 500 हो जाते हैं, और 20,000 के 5% मतलब 1,000 हो जाएगा, बराबर। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो गया। और ड्राइंग इंटरेस्ट की दूसरी एंट्री कहाँ पर, तो वो एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, यहाँ डेबिट में लिखा है तो वो क्रॉस में ले जाएंगे ना, एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखेंगे। अरे बात ध्यान है, तो ये भी हुआ ना, कैपिटल और ड्राइंग पे हमने इंटरेस्ट दे दिया कैपिटल अकाउंट में। फिर उसके बाद है फोर्थ वाला एडजस्टमेंट, कि प्रोवाइड बेड डेब रिजर्व 3,000 एंड 10% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेप्टर्स। डेप्टर्स पे बेड डेब और बेड डेब रिजर्व गिनना है, तो बताए डेप्टर एसेट्स में लिखते हैं। पर यहाँ पर एक पॉइंट है बेटा, यहाँ ध्यान दो। देखो हर बार मैंने बोला है कि एग्जाम में भी जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, तो पहले एक बार है ना पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया करो। ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट मैंने तो डायरेक्ट शुरू किया, पर अब एग्जाम में ना एक बार रीड कर लिया करो पूरा, और देखा करो कि कोई दो एडजस्टमेंट कंबाइन तो नहीं है। अब आपको पता है कि जब हम डेप्टर्स पे बेड डेब रिजर्व वगैरह गिनते हैं ना एसेट्स में, लेकिन उससे पहले अगर डेप्टर के ऊपर कोई सेल का इफेक्ट है, सेल्स अकाउंट का अगर कोई इफेक्ट है, तो पहले वो इफेक्ट देना पड़ेगा, उसके बाद बेड डेब रिजर्व डिस्काउंट रिजर्व फिर गिना जाएगा। जैसे देखो परचेज का दूसरा इफेक्ट हमारा क्रेडिटर पे जाता है ना, तो उसी तरह से सेल का दूसरा इफेक्ट डेप्टर्स पे भी जाता है। तो इसीलिए अगर कोई एडजस्टमेंट है कि जिसमें सेल का एडजस्टमेंट है और दूसरा इफेक्ट डेप्टर्स पे भी देना है, तो पहले डेप्टर्स पे वो इफेक्ट देंगे, फिर बेड डेब और बेड डेब रिजर्व गिनेंगे। तो इसका मतलब ये कि जो थर्ड वाले एडजस्टमेंट में, सॉरी फोर्थ वाले एडजस्टमेंट में हमें बेड डेब रिजर्व गिनना है ना, उससे पहले देखो 5 वाला एडजस्टमेंट है, 4 से पहले 5 वाला एडजस्टमेंट एक आएगा, कि जिसमें है कि शिव हैज विड्रॉन गुड्स ऑफ 1,000 एंड शंकर हैज विड्रॉ गुड्स ऑफ 2,000 फॉर पर्सनल यूज, recorded as सेल बुक एज क्रेडिट सेल। कि भाई वो दोनों पर्सनल यूज के लिए हमने लिए हैं, पर गलती से उसको क्रेडिट सेल में लिख दिया, बराबर। तो गलती से क्रेडिट सेल में लिख दिया तो उसको सेल में से हटाना पड़ेगा ना, है ना, और उसको पर्सनल यूज के लिए लिया है तो उसके हिसाब से एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब पहले हमें फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट क्लियर करना है, फिर फोर्थ वाला होगा। और देखो फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट क्लियर करना है ना, तो उसकी 4 एंट्रीज होगी। गलत एंट्री हो गई है, वो 2 गलत एंट्री सुधारनी भी है और 2 सही एंट्री करनी भी है। समझना ये कि देखो दिया हुआ है, फिर से फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट पहले पढ़ रहा हूँ, कि शिव हैज विड्रॉन गुड्स ऑफ 1,000, शिव ने 1,000 के गुड्स विड्रॉ किए, उसकी ड्राइंग्स कहलाई ना। एंड शंकर हैज विड्रॉ गुड्स ऑफ 2,000 फॉर पर्सनल यूज, शंकर ने भी अपने लिए जो है वो 2,000 के गुड्स विड्रॉ किए हैं, मतलब ये भी उसकी ड्राइंग्स है। तो उसने तो विड्रॉ किए, गलती से हमने सेल लिख दिया कि हमने सेल किए हैं, ये सेल थोड़ी है, ये तो ड्राइंग्स हुई उसकी। तो गलती से सेल में लिख दिया है तो सेल में से पहले हटाना पड़ेगा ना भाई, बराबर। इसकी 4 एंट्रीज होगी, समझना ध्यान से, कि सबसे पहली एंट्री होगी कि हमें मिस्टेक सुधारनी है। फर्स्ट एंट्री होगी हमें मिस्टेक ठीक करनी है, कि सबसे पहले सेल में लिख दिया है तो सेल्स में से हम माइनस करेंगे, ये पहली एंट्री। सेल्स हम कहाँ पे लिखते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं, लिखता है ना ट्रेडिंग के क्रेडिट में, यहाँ पे सेल्स दिया भी होगा, सेल्स कितना है हमारा 80,000 का है,
तो सबसे पहले ट्रेडिंग के क्रेडिट में 80,000 और माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड करके लिखेंगे कि रॉन्गली रिकॉर्डेड कितना, तो 3,000 रॉन्गली रिकॉर्डेड। क्यों 3,000 आया? तो देखो भाई, शिव ने 1,000 रुपीज के गुड्स विड्रॉ किए हैं और शंकर ने 2,000 के, तो टोटल 3,000 की गलत एंट्री सेल में हो गई ना, तो वो 3,000 पहले माइनस करेंगे उसमें से, बराबर। 3,000 माइनस करेंगे तो बाहर आ जाएगा कितना, तो 77,000 आएगा। ये फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट की पहली एंट्री के पहले गलती की है ना, उसे सुधारते हैं कि सेल में हम लोग लिखें। अच्छा, अब सेल का इफेक्ट है, तो सेल में से माइनस किया है तो उसका दूसरा इफेक्ट है डेप्टर्स पे देना पड़ता है, बरोबर ना, कंपलसरी देना पड़ता है। आप सेल में कुछ भी प्लस माइनस करते हो तो डेप्टर्स में भी प्लस माइनस होता है, इसलिए उसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगी, तो सेकंड इफेक्ट जो है वो एसेट्स के डेप्टर्स पे आएगी, कि डेप्टर्स दिए हुए हैं ना, यहाँ पे वो कस्टमर करके दिया हुआ था, कितना था कस्टमर में, 20,000 का था, तो भाई यहाँ पे डेप्टर्स लिखेंगे 20,000 के, बराबर। और उसमें से ये जो रॉन्गली रिकॉर्डेड सेल में से माइनस हुआ है तो डेप्टर्स में से भी माइनस होगा, कि यहाँ पर भी रॉन्गली रिकॉर्डेड सेल लिखेंगे, रॉन्गली रिकॉर्डेड सेल कितनी, 3,000 रुपीज, तो बचेगा 17,000। और ये जो डेप्टर्स बचा ना, अब इसके ऊपर वो फोर्थ वाला एडजस्टमेंट था, बेड डेब और बेड डेब रिजर्व, सॉरी बेड डेब रिजर्व डिस्काउंट रिजर्व, वो गिनना था, बरोबर। पहले फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट किया, अब वो फोर्थ वाला एडजस्टमेंट करेंगे ना, तो भले आप लोग वो एसेट्स में पहले ये खाली रखो कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट करना है, पर उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो उससे पहले होगी कि भाई इसकी थर्ड एंट्री, मैंने बताया ना फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट में 4 एंट्रीज करनी है, पहली सेल में से माइनस करना है तो उसका इफेक्ट डेप्टर्स में से भी माइनस करना है। तीसरी एंट्री देखो, तो ये तो हमने गलती सुधारी ना दोनों एंट्री के लिए, अब सही एंट्री भी तो करनी है कि उसने विड्रॉ किए हैं, तो विड्रॉ किए हैं तो कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, तो उसने गुड्स से विड्रॉ किए है ना, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है। देखो कितने जो है वो परचेस में से माइनस करते हैं उसको, कि भाई गुड्स गए हमारे, तो या तो परचेस में से माइनस, परचेस में से माइनस ना करो तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, मतलब इसी की ही थर्ड एंट्री की जाती है, यही फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट है। थर्ड एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स लिखेंगे कि भाई शिव के 1,000 है, शंकर के 2,000 की ड्रॉइंग्स, और बाहर लिखा जाएगा उसको 3,000 रुपीज बाहर की कॉलम में। तो थर्ड एंट्री ये होगी कि करेक्ट ड्राइंग भी तो लिखनी है ना, और पार्टनर ने ड्राइंग की है तो इसलिए उसकी फोर्थ एंट्री कहाँ आएगी, उसके कैपिटल अकाउंट में, बरोबर। उसके कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में यही डेबिट में ही ड्राइंग्स के साथ एक और हम लोग ड्राइंग्स लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे गुड्स, जो गुड्स की ड्राइंग है, कि भाई शिव ने जो है वो 1,000 के विड्रॉ किए हैं और इसने 2,000 के, ये हमारी फोर्थ वाली एंट्री होगी। तो फिफ्थ वाले एडजस्टमेंट में ये 4 एंट्री आएगी, ध्यान से समझ लेना भाई, ठीक है। 2 जो गलत एंट्री थी उसको हमने सुधारा है, और ये 2 जो सही एंट्री करनी है, बरोबर ना। एक एंट्री सेल में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में सेल में से माइनस, तो एसेट्स में डेप्टर्स में से भी माइनस, ये एक एंट्री। और दूसरा के ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ही लिखेंगे अलग से ड्राइंग्स करके, और पार्टनर की ड्राइंग है तो वो कैपिटल के डेबिट में। अरे बात ध्यान, तो पहले फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट करना है, ध्यान से समझना। अब फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट हुआ, अब फोर्थ वाला एडजस्टमेंट करेंगे, कि फोर्थ वाले एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि बेड डेब रिजर्व 3,000 और 10% डिस्काउंट रिजर्व गिनना है, तो अब वो बेड डेब एंड डिस्काउंट रिजर्व वो इसके ऊपर गिना जाएगा, डेप्टर्स के ऊपर। ये जो आपने डेप्टर्स आधे में रखा है इसके ऊपर हम काउंट करेंगे, कि यहाँ पर जो आपने डेप्टर्स काउंट किया है, अब इसके नीचे जो है वो लिखेंगे हम लोग कि बेड डेब रिजर्व न्यू, ठीक है ना। अब ये फोर्थ वाला एडजस्टमेंट चल रहा है हमारा, इसी के ही साथ दोनों एडजस्टमेंट कंबाइंड है ना, कि अब बेड डेब रिजर्व गिनना है, कितना गिनना है, तो 3,000 का बेड डेब रिजर्व बचेगा 14,000, और उसके ऊपर हमें डिस्काउंट रिजर्व गिनना है, डिस्काउंट रिजर्व न्यू, कि डिस्काउंट रिजर्व कितना गिनेंगे हम लोग, तो 10% है, 10% मतलब 1,400 का डिस्काउंट रिजर्व, बरोबर। तो इसकी बाहर वैल्यू लिखी जाएगी कितनी, तो 12,600। अरे बात ध्यान, ये हुआ ना। और ये जो डिस्काउंट और बेड डेब रिजर्व हमने गिना, तो इसकी दूसरी इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में, पता पूरा फॉर्मेट बनाते हैं, हर सम में हम बनाते थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाकर पूरा फॉर्मेट बनाएंगे फिर से, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में कि भाई बेड डेब ओल्ड प्लस बेड डेब न्यू प्लस बेड डेब रिजर्व न्यू, और माइनस
बेड डेब रिजर्व ओल्ड, बराबर। ये चार जो ना हो तो डैश कर देते हैं, फॉर्मेट बना ही देते हैं हर सब में। डेब्टर्स पे इफेक्ट दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में फॉर्मेट बना ही लो, जो अमाउंट ना हो तो डैश कर दो। जैसे बेड डेब ओल्ड, तो यहाँ कोई बेड डेब दी हुई है क्या? हाँ देखो लास्ट में ही है बेड डेब और बेड डेब रिजर्व। तो बेड डेब ओल्ड है ना हमारी 1400 की, वो 1400 की बेड डेब। बेड डेब न्यू, तो बेड डेब न्यू नहीं है, वो यहीं पे डैश करेंगे। बेड डेब रिजर्व न्यू, तो हाँ बेड डेब रिजर्व न्यू है हमारी 3000 की, बराबर ना। 3000 का बेड डेब रिजर्व यहाँ जो काउंट किया हमने। और बेड डेब रिजर्व ओल्ड, ओल्ड ट्रायल बैलेंस में बेड डेब रिजर्व है 6000 का, तो 6000 का बेड डेब रिजर्व माइनस करेंगे ना। तो अब यहाँ माइनस करो तो ये भी जो है वो माइनस में अमाउंट आ रही है हमारी, है कि नहीं? माइनस में अमाउंट आ रही है तो माइनस में कितनी अमाउंट आ जाएगी? यहाँ 4400 और 6000 माइनस करो तो माइनस 1600 आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा? माइनस 1600। और कल भी ये बात हुई थी कि अगर कभी कोई अमाउंट जो है वो माइनस में आती हो, कि अगर इसमें माइनस में आती हो तो इसे बाहर की कॉलम में नहीं लिखते, माइनस की अमाउंट कहाँ लिख देते हैं? अपोजिट साइड पे लिख देते हैं। मतलब पीएनएल के डेबिट में पूरा हम एंट्री कर रहे हैं, तो माइनस 1600 यहाँ नहीं, पीएनएल के क्रेडिट में लिख देना बेड डेब रिजर्व 1600 रुपीज, बराबर। ये कल भी ऐसा एक सम में आया था कि माइनस में अमाउंट हो तो दूसरी साइड पे कर देते हैं हम लोग। क्लियर है बात? रहेगा ना ये ध्यान। और जहां बेड डेब और बेड डेब रिजर्व की एंट्री की, तो उसी के ही साथ जो है वो दूसरी एंट्री नीचे ही लिखना कि दूसरी एंट्री डिस्काउंट रिजर्व की भी करते हैं, कि डिस्काउंट रिजर्व न्यू माइनस डिस्काउंट रिजर्व ओल्ड, है ना। एक लाइन छोड़ के वहां पे भी लिखेंगे, इसी में पीएनएल के डेबिट में ही है, मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ। पीएनएल के डेबिट में ही यहाँ डिस्काउंट रिजर्व भी लिखेंगे, खाली ये माइनस की अमाउंट क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो डिस्काउंट रिजर्व न्यू, तो डिस्काउंट रिजर्व न्यू है हमारा 1400 का, और डिस्काउंट रिजर्व ओल्ड, ओल्ड डिस्काउंट रिजर्व तो यहाँ कुछ है कि डिस्काउंट रिजर्व की बात करें तो नहीं है। देखो कहीं पर भी डिस्काउंट रिजर्व नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो उसे डैश कर दो और डायरेक्ट बाहर की कॉलम में ही लिख दो 1400 डेबिट साइड पे, बराबर। ये डिस्काउंट रिजर्व की एंट्री भी हो गई ना। ये हमारा फोर्थ वाला एडजस्टमेंट क्लियर हुआ। तो ये समझना भाई, पहले फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट करना था फिर फोर्थ वाला, ठीक है ना। पहले सेल की इफेक्ट दे देते हैं फिर ये बेड डेब और वगैरह गिनते हैं उसमें। तो देखो ये सब क्लियर हुआ, एडजस्टमेंट क्लियर। सिक्स्थ वाले में तो खाली दिया हुआ है ना, इन्फॉर्मेशन है कि अगर जो है वो लॉस हो रहा है तो भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। हाँ तो ठीक है, ये तो इन्फॉर्मेशन है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वैसे भी काउंट करना ही था, हमने जो काउंट किया, लॉस हो या प्रॉफिट हो काउंट तो करना ही है ना उसको, बराबर। तो चलो ये हो गया। अब ऊपर की एंट्रीज करें। तो ऊपर की एंट्री में चलो पहले कैपिटल ड्रॉइंग लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। परचेज सेल लिख दिया, कैरेज इनवर्ड वो भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। फिर वेइंग चार्जेस या तोलई, तोलई कहते हैं, वो फोर गलत छपा हुआ है, तोलई वो वेइंग चार्जेस ही कहते हैं, वजन, सामान के वजन करवाने के चार्जेस। बड़े बड़े वजन कांटे आते हैं ना, तो उसके ऊपर वजन करवाने के वो चार्जेस लेते हैं अलग से। और ये परचेस एक्सपेंस है हमारा, इसको भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है। वेइंग चार्जेस या तोलई ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। उसके बाद प्रोविडेंट फंड एंड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, हाँ ये ध्यान देना, प्रोविडेंट फंड एंड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड किसे कहते हैं हम लोग? कि वर्कर्स की सैलरी में से थोड़ी सी अमाउंट ऑनर हर बार अपने पास रखता है, कि जब वर्कर रिटायर होगा ना तो उसको पैसे दिए जाते हैं, बरोबर। उसको प्रोविडेंट फंड कहते हैं। भाई सपोज मैं कहीं काम कर रहा हूँ, मेरी पगार 10,000 रुपए है, पर हर महीने मुझे 9,000 रुपए ही मिल रहे हैं, 1,000 रुपए मालिक अपने पास रखेगा। फिर जब मैं रिटायर होऊंगा ना, 5 साल 10 साल जितने भी साल बाद रिटायर होऊंगा, तो वो हर महीने के जो 1,000 उसके पास जमा थे वो एक साथ मुझे वापस करता है, वो प्रोविडेंट फंड है। तो प्रोविडेंट फंड बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। प्रोविडेंट फंड क्या है? लायबिलिटी है, जो कंपलसरी वर्कर को देनी ही पड़ती है हमें, ठीक है। तो ये प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी मतलब क्रेडिट वाली अमाउंट आती है। प्रोविडेंट फंड कौन सा है क्रेडिट में? 4,000 रुपए। और इसे कहाँ लिखेंगे? तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, बराबर। ये याद रखना, प्रोविडेंट फंड बैलेंस शीट की लायबिलिटी में क्रेडिट की अमाउंट 4,000। एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब अपना कॉन्ट्रीब्यूशन। सपोज वर्कर रिटायर हो रहा है, उसको 4,000 तो दे ही रहे हैं जो प्रोविडेंट फंड के है, पर साथ में हमारी भी इच्छा हुई कि चलो उसने बहुत अच्छा काम किया, मेरी तरफ से 1,000 और, बराबर। ये हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन। तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन वो हमारा एक्सपेंस है। प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी है, वो वर्कर के ही पैसे हमने अलग से रखे हैं जो उसको देने हैं, पर हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन वो हमारा एक्सपेंस है उसके लिए। जो एक्सपेंस कहाँ लिखा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो ये ना कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड डेबिट वाला 1,000, उसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना। अरे बात ध्यान, तो ये चीज समझना है इसमें दोनों।
उसके बाद डेड स्टॉक है ना। डेड स्टॉक कितनी बार जो है वो हम लोग कोई ऐसी चीज जो रेयरली एक आध बार यूज होती हो, ऐसे एसेट्स को भी डेड स्टॉक कहते हैं। या कोई सामान नहीं बिकता है हमारा बिल्कुल, वो भी डेड स्टॉक, पर है तो वो स्टॉक है तो हमारी एसेट ही, तो उसे भी बैलेंस शीट के एसेट में ही लिखा जाता है, डेड स्टॉक बैलेंस शीट के एसेट में। उसके बाद सैलरी वेजेस, तो सैलरी वेजेस पीएनएल के डेबिट में। देखो सैलरी वेजेस में पहले सैलरी है ना, इसलिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा जाता है। अगर वेजेस सैलरी होता ना, पहले वेजेस होता तो वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते। वेजेस सैलरी में पहले अगर वेजेस दिया गया होता तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते, पर पहले नाम सैलरी दिया हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ये भी ध्यान रखना है पहले क्या दिया हुआ है। उसके बाद लोन ऑफ शिव। अब शिव की लोन, पार्टनर की लोन है 1/7 से है बराबर 20,000 की, तो लोन तो हम लोग लिखते हैं ना, कहाँ पे लिखते हैं, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। लायबिलिटी में लोन प्लस उसका इंटरेस्ट करते हैं, और इंटरेस्ट भी गिनो, कुछ ना हो तो 6% देते हैं। अब 1/7 से है, 1/7 से मतलब कितना, 9 मंथ का हो जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्ट काउंट करो तो 20,000 की लोन, उसके ऊपर 6%, 6/100, और 9 मंथ का इंटरेस्ट, 9 मंथ मतलब 9/12, ऐसे हो जाएगा ना उसका इंटरेस्ट है बराबर। तो अगर आप काउंट करो तो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे 2, ये 0 कट, यहाँ 100 एंड 900, 900 का इंटरेस्ट होगा। तो हम लायबिलिटी में लिखते हैं ना, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में कि लोन ऑफ शिव, जो 20,000 की लोन, और प्लस उस पे इंटरेस्ट 900 का, तो बाहर आ जाएगी अमाउंट कितनी, 20,900 की। ये लायबिलिटी में एंट्री हो जाएगी लोन की, बराबर ना। ये लोन की एंट्री वहां पर कि 20,900, और ये जो इंटरेस्ट हुआ 900 रुपए का, वो हमारा एक्सपेंस है, जिसे कहाँ लिखेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, पीएनएल के डेबिट में लिखेंगे ये इंटरेस्ट ऑन लोन करके। अरे बात ध्यान, तो समझना है इसे। उसके बाद महाजन लागो, महाजन लागो भी वैसे ही होता है, एक तरह का परचेस एक्सपेंस है, एक तरह का जो है वो टैक्स रखता है। यहाँ वो कहते हैं जो क्या, अलग से मजदूरों से जो काम करवाया जाता है, कभी सामान उठाना है, कभी क्या करना है, तो इनके लिए जो एक्सपेंसेस दिए जाते हैं वो परचेस एक्सपेंस में काउंट होता है। ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा, महाजन लागो। उसके बाद फैक्ट्री बिल्डिंग, तो देखो फैक्ट्री बिल्डिंग वो तो एसेट ही है हमारी, बराबर ना। बिल्डिंग या फैक्ट्री, फैक्ट्री बिल्डिंग वो एसेट में ही काउंट होगा ना, बैलेंस शीट के एसेट में। और डेप्रिसिएशन और फैक्ट्री बिल्डिंग, उसका डेप्रिसिएशन कोई अलग से परसेंटेज नहीं दिया हुआ ही है, उसका डेप्रिसिएशन है। अच्छा देखो फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन है ना, तो उसको कहाँ लिखते हैं, उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। फैक्ट्री और प्रोडक्शन के एक्सपेंस वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन है, ऐसा डेप्रिसिएशन गिन के सीधा पीएनएल में मत लिखना, कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, है ना, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम है, वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और प्रीपेड इंश्योरेंस, बराबर, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड एक्सपेंस है हमारा, कहाँ पे लिखता है, तो बैलेंस शीट के एसेट्स में। कोई एडजस्टमेंट में थोड़ी है, प्लस माइनस नहीं करना है, दोनों के अलग अलग ही एंट्री। इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी एसेट हुआ तो वो बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे। उसके बाद डेमरेज, है ना, डेमरेज भी हमारा परचेस एक्सपेंस है, कि कोई सामान अगर खरीदा है, रास्ते में जो है वो कोई खराब हो गया, ट्रांसपोर्ट में नुकसान हो गया, टूट फूट गया, वो सब डेमरेज में काउंट होता है, तो उसे भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है। ये परचेस एक्सपेंस है, ध्यान देना जो जो परचेस एक्सपेंस में आता है। कैश और बैंक है, देखो दोनों तरफ दिया हुआ है कैश और बैंक, तो जो डेबिट में है ना वो हमेशा कैश होता है, कैश हमेशा डेबिट में आता है, कैश क्रेडिट में कभी नहीं आता। तो जो डेबिट में है वो हमारा कैश है 6,000, जिसे बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे, और क्रेडिट में है वो हमारा बैंक कहलाया। भाई कैश और बैंक दिया तो क्रेडिट वाला बैंक, और क्रेडिट में बैंक है ना, इसका मतलब वो बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारा, क्रेडिट की अमाउंट बैंक ओवरड्राफ्ट, तो वो कहाँ लिखते हैं, लायबिलिटी में। याद है ना, वैसे भी क्रेडिट की अमाउंट हम लोग लायबिलिटी में लिखते हैं फिर। उसके बाद बिल्स दिया हुआ है, दोनों साइड पे है, तो डेबिट वाला वो बिल रिसीवेबल है, जिसे बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे, और क्रेडिट वाला बिल्स पेएबल है, जिसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखेंगे। कस्टमर एंड ट्रेडर्स वो हमने लिख दिया था यहाँ पर, बराबर। प्रोफेशनल टैक्स है, तो प्रोफेशनल टैक्स कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे, वो तो एक्सपेंस हुआ। आउटस्टैंडिंग सैलरी, अब ये अलग से ही है, कोई नीचे जो है वो एडजस्टमेंट में नहीं है, अलग से लिखना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी देना बाकी है, तो वो लायबिलिटी में, है ना, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। और उसके बाद बेड डेब और बेड डेब रिजर्व हमने कर लिया था, हो गया ना कंप्लीट हमारा। तो सब एडजस्टमेंट और ये एंट्रीज बरोबर करो, और फिर एक एक करके सब क्लोज करो उसे। ठीक है ना, देख लो कि अगर कहीं दिक्कत आ रही हो, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताओ आप लोग।
ठीक है। अब जैसे फिफ्थ वाला इलस्ट्रेशन देखा है, वैसे ही फटाफट सिक्स्थ वाले इलस्ट्रेशन में भी देखें। देखो अब जैसे फिफ्थ वाला इलस्ट्रेशन समझा, अब सिक्स्थ वाला समझे। देखो सिक्स्थ वाला इलस्ट्रेशन वो थोड़ा सा यूनिक है। यूनिक इसीलिए कि भाई यहाँ पर जो है वो कोई गोविंद और गोपाल, ये दो पार्टनर्स हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी फाइनल अकाउंट तैयार किया है, पर उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंबाइन तैयार कर लिया और उसमें एरर कर दी, गलतियां कर दी। तो हमें वो खाली गलती सुधार के लिखनी है, बरोबर। यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन भी है, ऊपर दिया है ना, गोविंद और गोपाल दो पार्टनर्स हैं। आगे कुछ बात भी दी गई है कि पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड फॉर 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनको 5% कैपिटल इंटरेस्ट भी देना है। 10% कमीशन इज पेएबल टू गोपाल ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट, कि गोपाल को 10% की कमीशन भी देनी है आफ्टर डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट। मतलब ये तो वो आखिरी में जब काउंट करते हैं वैसे, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है ना ऊपर, ठीक है ना। ये भी एडजस्टमेंट टाइप हुआ। नीचे देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंबाइन करके दिया हुआ है जिसमें एरर है, तो हमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग बनाना है। नीचे हम तैयार करेंगे वो रिवाइज्ड ट्रेडिंग और रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग अलग। उन्होंने दोनों की एंट्री मिक्स कर दिया, हम अलग करेंगे। और ऐसे में है ना भाई, एरर को ढूंढना वो बहुत ईजी है, बहुत ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें इसमें प्लस माइनस नहीं, खाली अमाउंट ही देखनी है। अब देखो जैसे इन्होंने परचेज और उसमें नीचे गुड्स रिटर्न क्रेडिट, तो गुड्स रिटर्न क्रेडिट मतलब सेल्स रिटर्न होता है, उन्होंने परचेज में सेल्स रिटर्न प्लस किया है, बराबर। लॉजिकली ठीक है, पर रूल वाइज ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए हमें वो प्लस माइनस नहीं, हमें खाली अमाउंट देखनी है कि भाई परचेज 2,48,600 का है और सेल्स रिटर्न है 2,400 का। भाई कहाँ लिखते हैं? तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं, बस ठीक है, वो लिख देंगे। ये प्लस माइनस उन्होंने गलत किया वो नहीं, हम खाली अमाउंट ढूंढ के और लिखते जाओ, कौन सा ट्रेडिंग में कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, इस तरह से लिखेंगे। पर भाई सिंपल है उसको ठीक करना। उसके बाद नीचे कुछ एसेट्स भी दिए गए हैं डायरेक्टली, लायबिलिटीज भी डायरेक्टली है और कुछ एडजस्टमेंट भी है। तो पहले हम यहीं से ही एडजस्टमेंट से ही शुरू करें ना। देखो एडजस्टमेंट में भी है पहला के राइट ऑफ बेड डेप ऑफ 2800 बेड डेप गिनना है, वो डेप्टर्स पे गिनता है ना। अच्छा सेकंड भी देखो कि 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेप्टर्स, ये भी डेप्टर्स पे ही डिस्काउंट रिजर्व। और थर्ड भी देखो कि बेड डेप रिजर्व मेंटेन करना है 7200 का, ये भी डेप्टर्स पे ही। और पूरा फॉर्मेट बनता है ना डेप्टर्स का, ठीक है ना। तो ठीक है, ये तो सिंपल डेप्टर्स पे सीधा फॉर्मेट करेंगे, तीनों एडजस्टमेंट हो जाएंगे हमारे। तो डेप्टर्स भी देखो ऊपर एसेट्स में दिए गए हैं, जो एसेट्स की लिस्ट है उसमें देखो डेप्टर्स हैं 1 लाख के। तो उसको लिखे ना, कहाँ पे लिखेंगे? बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो लिखो बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखो कि डेप्टर्स 1 लाख के हैं, उसमें से पहले बेड डेप माइनस करेंगे न्यू, कि न्यू बेड डेप पहले एडजस्टमेंट में कितनी है 2800 की, 2800 माइनस करें, कितना बचेगा 97,200 बचेगा। उसके बाद बेड डेप रिजर्व, देखो रूल वाइज है ना, बेड डेप के साथ बेड डेप रिजर्व आता है, फिर डिस्काउंट रिजर्व। मतलब पहले सेकंड वाला एडजस्टमेंट मत गिनना कि डिस्काउंट रिजर्व 2% गिना है, पहले थर्ड वाला एडजस्टमेंट कि बेड डेप रिजर्व है 7200 का, तो पहले थर्ड में 7200 का बेड डेप रिजर्व कितना बचेगा 90,000, फिर उस पर डिस्काउंट रिजर्व। ये ध्यान देना भाई, लाइन वाइज ही चलना है, बेड डेप रिजर्व डिस्काउंट रिजर्व, इसमें कैसे भी हो रूल के हिसाब से ऐसा ही लिखना पड़ता है। कि अब डिस्काउंट रिजर्व गिने कि डिस्काउंट रिजर्व कितने परसेंटेज का है उसमें, 2% गिनने, तो मतलब इसके 2% कितने हो जाएंगे, वो 1800 का हो जाएगा, 9 2 18, 1800 का। मतलब बाहर जो है वो इसके अमाउंट आ जाएगी कितनी, तो 88,200 का। ये एंट्री हम लोग एसेट्स में कर लेंगे ना, बराबर। और इसका इफेक्ट जो बेड डेप रिजर्व डिस्काउंट रिजर्व गिना, इसको कहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में वो फॉर्मेट बनाते हैं ना, बराबर ना, वैसे ही पूरा फॉर्मेट बनाएंगे, वैसे ही पूरा फॉर्मेट बनाएंगे। देखो भले कोई अमाउंट ना हो तो उसको डैश कर दो, वो फॉर्मेट बना ही लो। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में वो फॉर्मेट बना लो, बनाते हैं ना कि बेड डेप ओल्ड प्लस बेड डेप न्यू, ठीक है ना, प्लस बेड डेप रिजर्व न्यू और माइनस बेड डेप रिजर्व ओल्ड। तो अमाउंट लिखें बेड डेप ओल्ड, ओल्ड मतलब ऊपर ट्रेडिंग या इसमें कुछ दिया गया हो, तो यहाँ तो कोई बेड डेप दी नहीं हुई है, उसे डैश कर दें। बेड डेप न्यू यहाँ पे है कि 2800 की बेड डेप है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना। फिर बेड डेप रिजर्व न्यू, तो बेड डेप रिजर्व न्यू भी है 7200, और बेड डेप रिजर्व ओल्ड उसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो डैश कर दें। तो भाई इन दोनों का प्लस ही करना है, कितना हो जाएगा 10 ना, 9 और 1 10,000 इसका। और वहीं डेबिट में इसी का ही एक लाइन छोड़ के डिस्काउंट रिजर्व भी, कि डिस्काउंट रिजर्व न्यू माइनस डिस्काउंट रिजर्व ओल्ड। तो डिस्काउंट रिजर्व न्यू है हमारा 1800 का, ओल्ड डिस्काउंट रिजर्व अगर इसमें देखें तो नहीं दिया ना कोई डिस्काउंट रिजर्व, डिस्काउंट रिसीव्ड है
नहीं रिसीव नहीं, डिस्काउंट रिजर्व होना चाहिए, वो कुछ नहीं है, तो इसमें भी बाहर ही लिखेंगे डायरेक्टली 1800 रुपीज। बराबर हो गया ना क्लियर, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एडजस्टमेंट क्लियर हो गए इसमें, ये एसेट्स में, ये पीएनएल के डेबिट में। बराबर, उसके बाद फोर्थ वाला एडजस्टमेंट है कि 5% डेप्रिसिएशन फर्नीचर और बिल्डिंग पे है, तो ठीक है, फर्नीचर बिल्डिंग पे दोनों पे 5% का डेप्रिसिएशन, तो ये तो नॉर्मली एसेट्स में लिखता है ना, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखो उसमें डायरेक्टली कि देखो एसेट्स में दिए हुए फर्नीचर 20,000, तो एसेट्स में जाके लिखो फर्नीचर 20,000 माइनस डेप्रिसिएशन 5%, मतलब कि 1,000 का डेप्रिसिएशन माइनस, और वो जो 1,000 माइनस किया उसको कहाँ लिखते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। बरोबर, उसके बाद है कि बिल्डिंग पे भी, तो फिर से एसेट्स में लिखो कि बिल्डिंग ऊपर है 50,000 की, 50,000 बिल्डिंग, और उसके बाद जो है वो उस पर माइनस डेप्रिसिएशन 5%, मतलब 2,500 का, और ये जो 2,500 माइनस करोगे वो कहाँ लिखोगे, फिर से प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। अरे बात ध्यान, चारों एडजस्टमेंट क्लियर। हाँ, एक एडजस्टमेंट आपका ऊपर दिया हुआ है, जो ऊपर पूरा क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि 5% कैपिटल इंटरेस्ट देना है, तो वो देंगे ना भाई कैपिटल इंटरेस्ट हम। देखो यहाँ लायबिलिटी में दोनों का कैपिटल भी है, गोविंद और गोपाल का, तो कैपिटल इंटरेस्ट कहाँ देंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट में। जो आपका कैपिटल अकाउंट बना हुआ होगा, मैं यहाँ रफ में बना रहा हूँ कि अगर कैपिटल अकाउंट बना है गोविंद और गोपाल के लिए, बराबर, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में पहले हम लिखते हैं ना बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, गोविंद और गोपाल दोनों की जो है वो कैपिटल लिखेंगे, कितना है, गोविंद का 1 लाख, उसका 30,000, तो इसका 1 लाख का कैपिटल और इसमें 30,000 का कैपिटल, और उसके ऊपर जो है वो उसका इंटरेस्ट गिना जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि भाई इस पे कितना का इंटरेस्ट देना है, ऊपर लेगा 5%, तो 1 लाख के 5% कितने हो जाएंगे, 5,000 हो जाएगा, और इसके जो है वो 5% 3 का हाफ 1,500 हो जाएगा, ये कैपिटल इंटरेस्ट होगा। और ये कैपिटल इंटरेस्ट की दूसरी एंट्री कहाँ पर, तो अप्रोप्रिएशन के डेबिट, यहाँ क्रेडिट में लिखा है तो अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बराबर, ये भी हुआ। और हाँ, ऊपर एक है कि 10% कमीशन देनी है गोपाल को, पर वो दिया हुआ आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, मतलब ये कमीशन तो हम लोग आखिरी में देंगे, लास्ट में ना सब क्लोज करते हैं फिर उसको कमीशन दी जाएगी 10% के हिसाब से, चलो वो बाद में। तो अब बाकी की एंट्री कर लेना, एडजस्टमेंट क्लियर। अच्छा, अब इनकी एंट्री करोगे तो जैसे एक एक करके लिखते जाओ कि कौन सा ट्रेडिंग में, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, कोई काउंटिंग नहीं करनी, खाली अमाउंट लिखनी है, प्लस माइनस तो इन्होंने गलत किया है। जैसे पहले परचेस है, कहाँ लिखोगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखोगे, बरोबर ना, परचेस। गुड्स रिटर्न क्रेडिट, तो गुड्स रिटर्न क्रेडिट मतलब सेल्स रिटर्न होता है, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, या तो सेल्स में से माइनस करते हैं, पर ऐसे में माइनस ना करो, तो ट्रेडिंग के डेबिट में ही लिखो आप, बराबर, गुड्स रिटर्न क्रेडिट वो सेल्स रिटर्न। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, देखो क्लोजिंग स्टॉक इन्होंने परचेस में प्लस किया है, ऐसे थोड़ी होता है फिर, ठीक है, देखो बीच में अमाउंट है 2,51,000, वो तो उन्होंने प्लस कैलकुलेशन की है, वो थोड़ी हमें लिखनी है, गलत है वो तो, खाली जो नाम दिए गए हैं उसकी अमाउंट लिखो कि क्लोजिंग स्टॉक है, कहाँ लिखते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, इन्होंने डेबिट में लिखा, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 50,000। उसके बाद वेजेस है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, ठीक है, कैरेज इनवर्ड और उसमें से कैरेज आउटवर्ड इन्होंने माइनस किया, देखो गलत किया है ये भी, कि दोनों अलग अलग अमाउंट आती है, कैरेज इनवर्ड 8,000 रुपए वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, और कैरेज आउटवर्ड 4,000 रुपए वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, कोई प्लस माइनस होता ही नहीं है इनका। कैरेज इनवर्ड वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखो, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। फिर सैलरी हम लोग पीएनएल के डेबिट में लिखते हैं, रेंट भी पीएनएल के डेबिट में, पोस्टेज एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, ये तीनों भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ही, ठीक है, खाली एरर ही सुधारनी है, तो कैलकुलेशन है ही नहीं, खाली अमाउंट लिखनी है सही जगह पे, ये सब एक्सपेंस वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। फिर ड्राइंग्स दी गई है, अच्छा ड्राइंग इन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में लिखी है, वहां थोड़ी आती है, ड्राइंग्स तो यहाँ आती है कैपिटल अकाउंट में, है कि नहीं, तो जो ड्राइंग्स दी गई है ना दोनों की 6,000 और 4,800, वो कैपिटल के डेबिट में लिखना ड्राइंग्स के, इसकी 6,000 है और इसकी 4,800 है, बरोबर, ड्राइंग्स यहाँ पे आएगी, वो तो ट्रेडिंग पीएनएल में आता ही नहीं है। उसके बाद दूसरी तरफ देखें तो सेल दिया हुआ है 3,32,400, वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, बराबर ना, सेल। गुड्स रिटर्न डेबिट है, गुड्स रिटर्न डेबिट मतलब परचेस रिटर्न हुआ हमारा, तो वो भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, या परचेस में माइनस करते हैं या ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे। फिर इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट पीएनएल के क्रेडिट में, यहाँ क्रेडिट में मतलब वो इनकम है हमारी,
पर वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे। और डिस्काउंट रिसीव्ड इन्होंने प्लस किया हुआ, वैसे कोई प्लस नहीं होता, तो डिस्काउंट रिसीव्ड 800 रुपए वो भी इनकम है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ही रहेगा डिस्काउंट रिसीव्ड। अरे बात ध्यान, तो ये हो गई ना एंट्री। और उसके बाद नेट लॉस, नेट लॉस नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि नेट लॉस तो हम अलग से ढूंढेंगे ना, अब तो फिर से हम रिवाइज कर रहे हो सब, तो उसके अकॉर्डिंग नया जो है वो ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस मिलेगा, सब नई चीज मिलेगी, तो उसकी अमाउंट नहीं लिखनी, वो गलत दिया हुआ है उन्होंने। तो देखो ये लिख दिया। अब नीचे जो एसेट्स लायबिलिटीज है वो भी लिख दो कि एसेट्स में स्टॉक दिया हुआ है, वो क्लोजिंग स्टॉक ही हुआ हमारा, कहाँ पे? तो बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे। ये एसेट्स है तो एसेट्स में ही ना सब चीजें, डेप्टर हो गया, फर्नीचर बिल्डिंग भी हो गया, कैश ऑन हैंड और बैंक बैलेंस वो भी एसेट्स में ही लिखेंगे। फिर लायबिलिटीज में क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, ये भी दोनों लायबिलिटी में ही आएगा। और कैपिटल जो दोनों का है वो हो गया। सिंपल ना, सब हो गया हमारा एडजस्टमेंट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलो ये सब हो गया। अब आखिरी एक कि खाली वो गोपाल को कमीशन देनी थी, तो उसके हिसाब से कैसे करते हैं, तो वो आखिरी क्लोजिंग में, जैसे पहले भी एक सब में आया था कि आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करो, सब एंट्री हो गई ना, तो ट्रेडिंग को क्लोज करो। देखो उसमें ग्रोस प्रॉफिट आएगा हमारा 1,12,800, उसे आप जो है वो ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, वहां लिखोगे ना ग्रोस प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस को बंद करो, तो उसमें नेट प्रॉफिट आएगा 61,500, वो 61,500 आप यहाँ पे लिखोगे। अब एप्रोप्रिएशन में हमें वो कमीशन देनी है, पर पहले एप्रोप्रिएशन में रफ में उसे बंद करेंगे कि देखो क्रेडिट में आपका 61,500 आया और डेबिट साइड पे उस वक्त होगा 6,500, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कि नहीं। तो पहले रफ में 61,500 में से 6,500 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 55,000 बचेगा, बराबर, इतना बचा, ये रफ में काउंट करेंगे। और इसके ऊपर फिर कमीशन देनी है 10%। तो मतलब अगर उस पर आप कमीशन दो कि 55,000 पे 10%, मतलब है ना आफ्टर कमीशन, वो भी आफ्टर कमीशन। तो चैप्टर 1 का रूल था ना कि आफ्टर मतलब अपॉन में 10 और अपॉन में 110, 100 प्लस 10% लिखते हैं, 110 काउंटिंग करें तो 11 फाइव, मतलब 5,000 रुपीज का कमीशन होगा। कि गोपाल को कितना कमीशन देना है, तो 5,000 का, बराबर ना, तो वो लिखेंगे। देखो अप्रोप्रिएशन के डेबिट में है 5,000 का कमीशन, ऐसे काउंट करेंगे ना, पहले रफ में क्लोज करेंगे कि देखो 55 बचा है, उस पर 10% ऐसे काउंट किया है। और 5,000 का कमीशन एक यहाँ लिखा हमने अप्रोप्रिएशन में, और एडजस्टमेंट है तो दूसरी एंट्री पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं ना, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा कमीशन, और गोपाल को देंगे 5,000 रुपए। अरे बात ध्यान, तो पहले कमीशन की दोनों जगह एंट्री होगी, एक एप्रोप्रिएशन के डेबिट में और कैपिटल के क्रेडिट में। अब एप्रोप्रिएशन क्लोज करेंगे, अब देखेंगे कि बाकी का 50,000 का प्रॉफिट आया उसे बांटेंगे, फिर कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट क्लोज, ऐसे होगी ना क्लोजिंग उसकी। अरे बात ध्यान, समझो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक एग्जाम में आ गया तो 11 में से 11 मार्क्स पक्के हैं हमारे। ठीक है, तो चलो फटाफट से ये भी इलस्ट्रेशन देख लो 6th वाला, और ये अकाउंट के 2 इलस्ट्रेशन किए हैं, तो अब स्ट्रेट किए मेथड देखे वेटेज एवरेज की, बराबर ना। अब ये दूसरा वीडियो, ये वीडियो में ये अब सेकंड वीडियो बनाते हैं, तो उसमें स्टेट का ये रिवीजन देखते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू।